नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति के आगमन को लेकर औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कि राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। और इतना ही नहीं, कार्यक्रम के दौरान ही सौहार्दपूर्ण माहौल में यहाँ पर औपचारिक भेंट और अभिवादन भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंची और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यहां पर उनका राज्य और मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मिया ने स्वागत किया। और इस दौरान ही दोनों नेताओं के बीच में औपचारिक अभिवादन भी हुआ। अपने दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मांड्या जिले में मौजूद श्री क्षेत्र आदि चुंचनगिरी में श्री गुरु भैरव वैक्य मंदिर का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये दौरा राज्य में आध्यात्मिक और विकास से जुड़े कार्यक्रमों पर केंद्रित रहा, जिसमें प्रधानमंत्री की उपस्थिति को खास माना जा रहा है। हमारे समाज में समय समय पर ऐसे महान व्यक्तित्व आते रहे हैं जो केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शन तक सीमित नहीं रहे, वे लोगों के बीच रहे। उन्होंने लोगों के सुख दुख को समझा, उनके संघर्ष को महसूस किया और समाज को दुख से, पीड़ा से, कठिनाई से बाहर निकालने का रास्ता दिखाया। जगत गुरु श्री 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 डॉक्टर बाल गंगाधर नाथ महास्वामी जी भी ऐसी ही दिव्य विभूति थे। वो शरीर से हमारे साथ अभी नहीं है, लेकिन वे यहां मौजूद है। उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई स्तरों पर कार्य किया। उनमें गहरी आध्यात्मिक शक्ति थी, लेकिन उनका जीवन केवल साधना तक सीमित नहीं था। गांव की पृष्ठभूमि से आने के कारण वे ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं को समझते थे, सामान्य मानवीय की चुनौतियों को समझते थे। इसलिए उनके लिए भक्ति का अर्थ समाज से दूर जाना नहीं, बल्कि समाज के लिए आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाना था। आज मेरा मन कुछ ऐसे भावों से भरा है जिसे शब्दों में प्रकट करना मुश्किल है। श्री काल भैरव मंदिर में दर्शन और पूजन, श्री गुरु भैरवैक्य मंदिर के भव्य उद्घाटन का साक्षी बनना, ऐतिहासिक ज्वाला पीठ में समय बिताना, आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचे संतों का सानिध्य प्राप्त करना और अब यहां उपस्थित जन समूह के दर्शन करना, ये अनुभव हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि मुझे आप सभी के बीच आने का अवसर मिला। मैं आप सभी को इस अवसर की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।
और जहां पर स्मारक मंदिर का लोकार्पण किया गया और इसके साथ ही पीएम मोदी का मंच पर भव्य स्वागत भी किया गया। मंदिर में पीएम मोदी ने पूजा अर्चना की है, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ मिया ने किया पीएम का स्वागत। तो तस्वीरें देखिए टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है। पूजा अर्चना करते हुए नजर आए, सीएम भी वहां पर मौजूद रहे। तो पीएम मोदी का मंच पर भव्य स्वागत। रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दार्जिलिंग के लोगों के लिए एक वीडियो संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने का यहाँ पर राज्य में घुसपैठ और गुंडाराज और माफिया राज का अंत किया जाएगा। शाह ने आरोप लगाया कि वर्तमान शासन में सिंडिकेट और माफियाओं का प्रभाव भी बढ़ा है और जिसे समाप्त किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों में गोरखा समुदाय के लोगों पर दर्ज कथित गलत मामलों में बीजेपी सरकार बनने के लिए यहाँ पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा बीजेपी लोकतांत्रिक अधिकारियों की रक्षा, जनता पर दर्ज मामलों की समीक्षा करेगा। कर रहा हूं। मेरी अगली सभा 21 अप्रैल को सुकना में करेंगे। वहां आप सभी को मिलने में जरूर आऊंगा। आज आपके यहां मंच पर हमारे लोकप्रिय सांसद राजू बिस्ता जी है, राज्यसभा के सांसद श्री हर्षवर्धन सिंगला जी है, तेजस्वी सूर्या जी है, बिमल गुरुंग जी बैठे हैं, बुद्धिमन राय अध्यक्ष सीपीआरएम बैठे हैं, मेरे मित्र श्रीमान घिसिंग अध्यक्ष जीएनएलएफ बैठे हैं और श्री संजीत तमांग जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वो भी बैठे हैं। इनके साथ नोमान राय दार्जिलिंग के हमारे प्रत्याशी, कुर्सियोंग के प्रत्याशी श्री सोनम लामा और कलीपोंग के प्रत्याशी श्री भरत कुमार छेत्री भी बैठे हैं। मैं कोई लंबी बात करना नहीं चाहता। इस बार जिस प्रकार से पूरे बंगाल में मैं घूमकर आज मालदा से आपको संबोधित कर रहा हूं, दार्जिलिंग वासियों, ये तय है कि इस बार बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही। भाजपा की सरकार बनने के साथ ही बंगाल में घुसपैठ तो रुकेगी ही, गुंडा राज का अंत तो आएगा ही। जिस प्रकार से सिंडिकेट और माफियाओं का शासन है, इसका अंत आएगा ही। दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर हजारों गोरखाओं पर हजारों गलत केस कर पुलिस राज जो स्थापित किया है, इसका भी अंत आएगा। परंतु साथ साथ गोरखा समस्या का समाधान भी निश्चित रूप से आएगा। मैंने गोरखा समस्या के समाधान लाने का भारत के गृह मंत्री के नाते कई प्रयास किए। विगत 1.5 साल के अंदर 3 बार मीटिंग बुलाई, मगर ममता दीदी या उनके कोई प्रतिनिधि दिल्ली नहीं आए। मैंने परेशान होकर कि चलो भाई, दीदी आप आना नहीं चाहती हो तो हम ही बंगाल आ जाते हैं। एक इंटरलॉक्यूलेटर की अपॉइंटमेंट की, जो आप सभी से बात करें। उन्होंने ममता जी के साथ और सरकार के साथ भी बात करने का प्रयास किया, मगर वो उनको समय ही नहीं दे रही, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर रहने वाले सच्चे देशभक्त गोरखा भाइयों को न्याय मिले, उनका अधिकार मिले। मगर आप चिंता मत करिए, 5 मई को सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी की बंगाल सरकार की प्रायोरिटी होगी कि संवैधानिक फ्रेमवर्क के अंदर गोरखाओं की समस्या का, दार्जिलिंग की पहाड़ियों की समस्या का समाधान किया जाए। और मैं एक और वादा आज कर जाता हूं, जो हमारे गोरखा भाइयों बहनों पर हजारों केस लगाए हैं,
वो सारे केस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही वापस ले लिए जाएंगे और सबके साथ न्याय होगा। लोकतंत्र में आंदोलन करने वालों को केस कर दबाने का जो नया परंपरा ममता बनर्जी ने शुरू किया है, जो कम्युनिस्टों ने शुरू किया था, वो परंपरा का अंत भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। मैं जब अगली सभा में 21 अप्रैल को आऊंगा तब पहाड़ के लिए विकास का रोड मैप, गोरखा भाइयों बहनों के लिए अनेक प्रकार की घोषणाएं मैं वहीं करूंगा, परंतु तब तक मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि आज मैं आपको दार्जिलिंग की पहाड़ी पर आकर नहीं मिल सकता, मगर जब मैं आऊंगा तो बहुत डिटेल बात करूंगा। आज इतना ही कहना चाहता हूं कि सरकार बनने के बाद गोरखा समस्या का, दार्जिलिंग की समस्या का निराकरण हमारी प्राथमिकता होगी और सारे गोरखा आंदोलनकारियों पर जो राजनीतिक केस डाले गए हैं वो सारे के सारे हम विड्रॉ कर लेंगे। हमारे तीनों प्रत्याशी श्री नोमन राय, श्री सोनम लामा और भरत कुमार छेत्री, तीनों को प्रचंड बहुमत के साथ जिताइए और अपनी सरकार बनानी, बंगाल में आपकी अपनी सरकार बने, इसके लिए कमल के निशान पर बटन दबाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय। फ्रांस इंडिया इंटर पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के फ्रेंच सीनेट प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में मौजूद संसद भवन के स्पीकर कमेटी रूम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान ही भारत और फ्रांस के बीच में संसदीय सहयोग और लोकतांत्रिक संबंधों को मजबूत करने और आपसी हितों के कई मुद्दों पर चर्चा की गई और दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। पटना में राजनीतिक घटनाक्रम के तहत सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद से राज्य में नई सरकार का गठन हुआ है। इस नई सरकार में विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस बदलाव को बिहार की राजनीति में एक बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जा रहा है। शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। ओथ ऑफ सीक्रेसी। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं विजय प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं विजय प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो,
मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। पटना में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे और इस दौरान उनके आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। माना जा रहा है कि ये दौरा संगठनात्मक बैठकों और आगामी राजनीतिक रणनीतियों से जुड़ा हो सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और टाटा सन्स के चेयरमैन टाटा मोटर्स प्लांट में बने 10 लाखवें कमर्शियल वाहन यूनिट को हरी झंडी दिखाई और इस कार्यक्रम में राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में पहचान, सुरक्षा और कनेक्टिविटी को लेकर गंभीर चुनौतियां थीं, जिसके कारण निवेश प्रभावित होता था। उन्होंने दावा किया है कि अब राज्य में सुरक्षा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल बना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि जल्द ही गंगा एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया जाएगा, जिससे राज्य की कनेक्टिविटी और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। और इसीलिए मैंने कहा कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 8 वर्ष पहले, 9 वर्ष पहले जो कुछ स्थितियां दिखती थी, पहचान का संकट था, चुनौतियां थी, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, और वह हम लोग उस समय देखते थे किस प्रकार की चुनौतियां हम सबके सामने होती थी। यह तय कर पाना कठिन होता था कि सड़क है या गड्ढा है, उसमें अंतर करना एक चुनौती होती थी हम सबके सामने। और जो भी उत्तर प्रदेश का वासी होता था उस बात को देखता था। सुरक्षा का संकट था, अनेक प्रकार की चुनौतियां भी सामने होती थी। कोई न नियत साफ थी और न कोई नीति ही थी। परिणाम क्या था? निवेश करने में लोग डरते थे। आज सुरक्षा का माहौल भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बेहतरीन मॉडल आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। आज बहनों और भाइयों मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत के कुल एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में है। अभी गंगा एक्सप्रेसवे इसी महीने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उसका राष्ट्र को समर्पण का भी समारोह होने वाला है। लगभग 600 किलोमीटर का यह एक्सप्रेसवे बनने के बाद एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश का योगदान 60% हो जाएगा। 60।
रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर देहरादून में आयोजित नारी शक्ति वंदन अधिनियम टाउन हॉल सम्मेलन को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को अधिक अधिकार और अवसर देने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में महिला नेतृत्व और उनके योगदान को समाज और राज्य के विकास में महत्वपूर्ण बताया गया। जिनका परिचय आप सब लोगों ने सुना ही अभी जब दीप्ति जी करवा रही थी कि ग्राम सभा से शुरू होकर भारत की संसद में आज वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये ऐतिहासिक अधिनियम जो नारी शक्ति बंधन अधिनियम है, ये कोई सामान्य अधिनियम नहीं है, सामान्य बिल नहीं है, बल्कि देश की मातृशक्ति के समान अधिकार और सशक्तिकरण की दिशा में लिया गया एक युगांतकारी निर्णय है। मैं तो आप सबको अग्रिम बधाई देता हूं पहले से कि जो है अभी रेखा जी बार बार कह रही थी कि मेरी जैसी कई सारी लोग जो है अब वहां दिखाई देंगी विधानसभाओं में, संसद में, और संख्या भी इतनी बड़ी होने वाली है कि 33% से कम तो हो ही नहीं सकती है, ज्यादा ही हो सकती, कम नहीं होगी। अब 33 तो फिक्स ही हो गया कोटा। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संवेदनशील नेतृत्व में वर्ष 2023 में संसद में सर्वसम्मति से ये नारी वंदन अधिनियम पारित किया गया और इसके बाद लोकसभा और विधानसभा और सभी सदनों में ये 33% का इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये केवल संख्या बढ़ाने का प्रयास नहीं है, बल्कि नीति निर्धारण में अब महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया एक क्रांतिकारी कदम है। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक शुरू हुई, जो मंत्रालय में मौजूद महानदी भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कई विभागों से आए प्रस्तावों और विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और इस बैठक का प्रमुख एजेंडा बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार बस्तर रोड मैप 2.0 रहा और इसके तहत ही बस्तर में चल रही मौजूदा योजनाओं की समीक्षा के साथ साथ नई विकास परियोजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने MPVSE परिणाम 2026 को लेकर कहा कि नई व्यवस्था के तहत ही छात्रों को अब साल में 2 बार परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का हिस्सा बताते हुए कहा कि इससे छात्रों को सुधार का मौका मिलेगा और 1 वर्ष समय भी बचेगा। और इसके साथ मुख्यमंत्री ने कहा यह बदलाव छात्रों को अधिक लचीलापन और बेहतर अवसर प्रदान करेगा। कोने से जितने भी विद्यार्थी या उनके अभिभावक जिसका इंतजार कर रहे हैं उन सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मैं जब परीक्षा परिणाम की तरफ निगाह दौड़ा रहा था तो मैं इसकी विशेषताओं पे अपने आप को भी आने की इस नई दुनिया में प्रवेश पाते हुए आपके साथ आनंदित भी हो रहा हूं। ये बात सही है कि पूरे साल की मेहनत, तपस्या, बच्चों की अपनी खुद की मेहनत के साथ साथ परिवार वाले पूरे लग जाते हैं बच्चों को उनको अपनी परीक्षा में लाने ले जाने के लिए, और वो भी बच्चे जान लगा करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। और ऐसे समय में एक अच्छी बात है कि इस बार का परीक्षा परिणाम, जैसा कि माननीय मंत्री ने भी बताया, इस परीक्षा परिणाम के तुरंत बाद अगले महीने ही फिर परीक्षा मई में होने वाली। इसका मतलब है कि हमारी साल में 2 परीक्षा हो रही है। हमारे जमाने में तो एक ही होती थी, कोई कारण से डब्बा गोल हुआ किसी का तो फिर अगले साल ही नंबर लगता, पूरा साल चला जाता। ये हमारे लिए हमारी सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी ने जो शिक्षा नीति 2020 लागू की, उसका परिणाम है कि हम अपने बच्चों का साल बचाने के लिए, और ये भी 2 तरीके से, अगर बच्चों को लगता है कि मेरे नंबर कम आए तो मैं दोबारा बैठना चाहूंगा तो भी उसको मौका मिल रहा है, और किसी कारण से वो अगर उसका
साल या ये एग्जाम में वो फेल होता है तो तुरंत वापस मई की एग्जाम से ये दोनों की होने वाली है, बोर्ड की 10th और 12th। और मुझे लगता है कि शायद देश का पहला राज्य है जो हम एक तरह से सफलता के साथ चल रहे हैं, या बाकी राज्य भी हो सकता है इस दिशा में आगे बढ़े। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई दे रहा हूं, और खास करके परीक्षा परिणाम की तरफ भी अगर देख रहा हूं तो मुझे इस बात का भी आनंद आ रहा है, ये एक गौरवशाली तस्वीर पेश कर रहे हैं इसके कारण से कि ये जो परीक्षा परिणाम है ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश की एक नई गाथा पेश कर रहे हैं। ये 5 कारणों से मैं कह रहा हूं। इसका सबसे पहला कारण है, और ये सुखद और गौरवशाली, जनजातीय जिलों द्वारा इस परीक्षा परिणाम में सर्वश्रेष्ठ राज्य के नाते से हमारे जिलों ने बाजी मारी है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लोग बच्चों ने। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।